Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel. Myself, Dev Bansal, hoping you all are great. We will study Business Laws, Chapter 4 Capacity of Parties. This is the second part of the chapter. We have already discussed the part 1 of the chapter in the previous video, so kindly check out it. So, we will have a quick summary of what we have discussed in the part 1. So, let's get started. In order to be contract valid, there are various necessary conditions, and one of them is capacity of parties, meaning the parties to the contract must be competent to contract. There are three necessary conditions to be competent to contract. First is above the age of 18. The parties must be above the age of 18 years. Second, sound mind. The parties to the contract must have the sound mind. It relates to the fact that the parties to the contract must have understanding power and mental capacity such that they can know the consequences of entering into any contract. Third, not disqualified from law. It suggests that the persons to the contract, or we can say parties to the contract, must not be disqualified from the law. They must be sincere enough to be qualified from the aspect of the law. Now we have discussed what is the nature of minor agreements. First, the minor agreements are always void from the date of inception. सेकेंड पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन. रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्टोरेशन ऑफ द गुड्स और प्रॉपर्टी बाय द पार्टी टू द माइनर. अगर माइनर ने कुछ भी एडवांस सम ऑफ मनी मेजर से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया है तो मेजर रिस्टोर मतलब रेस्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर सकता. एक एक्सेप्शन है इसकी जो हमने कल भी डिस्कस की थी. अगर फ्रॉडुलेंटली अगर माइनर रिप्रेजेंट करता है कि वो अबव 19 ईयर्स का है, मेजर है, और एक्चुअली में वो लेस देन 18 ईयर्स का है, तो कोर्ट उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लीगल एक्शन टेक कर सकती है और ही कैन बी स्यूड बाय द कोर्ट फॉर द डैमेजेस विद द मेजर पार्टी. फिर हमने थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया था बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी माइनर के बेनिफिट में होंगे वो सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे. इसके अंदर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हमने डिस्कस किए थे: अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. फिर हमने डिस्कस किया था फोर्थ पॉइंट, नो रेटिफिकेशन ऑन एज ऑफ मेजॉरिटी. अगर माइनर मेजॉरिटी की एज को पहुंच जाता है, मान लो पहले वो 17 का था, अब वो 18 अबव हो गया है, तो उसे जब वो माइनर था जब भी जो उसने बाय किए थे गुड्स उसका प्राइस देना पड़ेगा, और अब मेजर हो गया है उसके भी, दोनों को ऐड करके ही कांट रिफ्यूज टू ओनली गिव द अमाउंट बीइंग मेजर. ही शुड also give the amount being payable by the minor also. अब फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं नो एस्टोपल. एस्टोपल का मतलब ही होता है कि लीगल बार, मतलब कोई भी पार्टी डिनाई कर रही है फैक्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस और वर्ड्स. जिस दो पार्टीज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ए है और बी है. अगर ए ने प्रॉमिस किया है बी को टू सेल अ कार फॉर 20,000, बट लेटर ऑन वो रिफ्यूज़ कर देता है, या बी को पता चल जाता है कि उसके पास कार नहीं है, तो ए को स्यू किया जा सकता है. बट अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखेबाजी से रिप्रेजेंट करता है अपनी एज और चीट करता है, तो वो अपनी माइनॉरिटी का फ़ायदा उठा सकता है. ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ हिज माइनॉरिटी, और उसको कोई भी कोर्ट या दूसरा बंदा अदर पार्टी स्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ये बात हम सबको याद रखनी है. जो भी माइनर किसी भी कंडीशन के अंदर अपना माइनॉरिटी का अधिकार यूज़ कर सकता है. माइनॉरिटी इज़ अ बून. पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था माइनॉरिटी एक वरदान की तरह होती है जो बेनिफिट पहुंचाती है ओनली टू द माइनर, नॉट टू द मेजर. सो अगर माइनर सेल करता है, प्रॉमिस करता है बी को, बट लेटर ऑन रिफ्यूज़ कर देता है कार सेल करने की, तो other party can't take action against a minor because he can use his benefit of minority, plea of minority. That's it, the point. Next point comes sixth point, minorities liability for necessities.
नेसेसिटीज़ क्या होती हैं, मतलब जो नेसेसरी चीज़ें होती है, जैसे वीट है, क्लोथ्स है, सिंपल क्लॉथ्स, मतलब एक लाइवलीहुड को चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, ओनली दैट थिंग्स। ब्रांडेड क्लॉथ्स को हम नेसेसरीज़ के अंदर काउंट नहीं कर सकते। कौन सा सेक्शन है आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 68। अगर एक पर्सन, if a person is not able to enforce entry into contract, then he can be supplied the necessities। अगर दो पार्टीज है, अगर एक पार्टी इकोनॉमिकली वेरी पुअर है तो दूसरी पार्टी, रिचर पार्टी जिसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो सप्लाई कर सकती है नेसेसिटीज़ अकॉर्डिंग टू, फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशंस ऑफ लाइफ, मतलब उसकी इकोनॉमिक स्टेटस को देखकर उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, उसकी कंडीशंस देखकर उसे प्रोवाइड करनी चाहिए, यूँ नहीं कि कितनी आप प्रोवाइड कर दो उसे। जो बंदा सप्लाई करता है गुड्स को, वो इम्बर्स कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी। मतलब मान लो दो बंदे हैं, ए है और बी है। अगर ए ने बी को नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की है, से फॉर 10,000, और हाँ 10,000, तो अगर बी रिफ्यूज़ कर देता है बाद में, तो ए उन नेसेसिटीज़ को देने के बदले बी की प्रॉपर्टी को बेच के 10,000 ले सकता है, रिकवर कर सकता है। पर्सन कैन रिकवर ओनली रीजनेबल अमाउंट, नॉट द एग्रीड। मतलब मान लो प्रॉपर्टी है 4,000 की, तो ही कैन सेल 4,000 प्रॉपर्टी एंड गेट, बट वो ज़रूरी नहीं है कि 10,000 ही रिकवर। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो इनकम्पिटेंट होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं होती, ही कांट बी सेड एज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए उसको एडमिट भी नहीं किया जाता। बट मान लो टू पार्टनर्स है ए एंड बी, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट देते हैं, अपनी स्वीकृति देते हैं, तो जो पार्टनर है माइनर है तो वो एडमिट हो सकता है। बट एक कंडीशन है, यू शुड नोट डाउन, बट फॉर शेयरिंग ओनली प्रॉफिट्स नॉट लॉसेस। मतलब ए और बी है, उन्होंने एडमिट किया है सी को, जो एक माइनर है, तो ओनली प्रॉफिट्स हुए हैं तो उसका भागीदार बनेगा, अगर लॉसेस हुए हैं इन केस, तो ही कैन नॉट बी शेयरिंग losses in the firm, he is only liable for sharing the profits in the firm। if later becomes major if he later becomes major, he has to inform others within 6 months। मतलब अगर माइनर था उसको एडमिट कर लिया, अगर वो मेजर में टर्न ओवर हो गया है, अबव 18 का हो गया है, तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन कितने मंथ्स, यू शुड नोट डाउन 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर बताना होगा कि मुझे नहीं करना या करना है। अगर उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो ही विल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। फिर विद द म्यूचुअल कंसेंट भी है, फॉर लॉसेस, फॉर शेयरिंग ऑफ द लॉसेस नहीं होगा, फॉर शेयरिंग ओनली द प्रॉफिट्स होगा। और अगर मेजर टर्न हो जाता है वो, तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करता, ही विल बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। अब आता है 8th पॉइंट, माइनर। हमने पढ़ लिया कि पार्टनर कैसे एडमिट हो सकता है, हम अब पढ़ेंगे माइनर एज अ एजेंट। माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एजेंट। एजेंट तो वो अपॉइंट हो सकता है, बट एट द रिस्क ऑफ द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल उठाना चाहता है एजेंट का रिस्क, तो माइनर अपॉइंट हो सकता है एज एजेंट। जो भी एक्ट होंगे एजेंट के, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उनके लिए, प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। अगर कोई भी ब्रीच होता है एग्रीमेंट के अंदर बिकॉज ऑफ द एजेंट, तो कौन लायबल होगा, प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर दैट। नाउ कम्स द 9th पॉइंट, माइनर एंड इंसॉल्वेंसी। माइनर है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर है और मेजर है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसने इंसॉल्वेंसी की, मतलब वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है, इवन इफ नेसेसरीज आर सप्लाइड टू हिम, अगर किसी बंदे ने उसे नेसेसरीज सप्लाई की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पे करेगा। हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा था कि अदर पार्टी है, मेजर है, उसकी प्रॉपर्टी को रीइम्बर्स करके पेमेंट कर सकती है, बट एट द रीजनेबल प्राइस, नॉट एट द एग्रीड प्राइस। तो वो हेड लाइबल नहीं होगा अगर वो कोई भी इंसॉल्वेंसी दिखाता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर
पार्टनर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, और क्या होगा माइनर का इन केस ऑफ सॉल्वेंसी। बट अब बात आती है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक पार्टी के अंदर जॉइंटली माइनर भी है और एडल्ट भी है, कौन लाइबल होगा फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? बताओ कौन लाइबल होगा? माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर एनीथिंग। मतलब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो माइनर किसी भी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, बट एडल्ट होगा। ए और बी है, मान लो सिंगल पार्टी है और सी है, ए और बी को जॉइंटली एक माइनर है और एक एडल्ट है, उन्हें सेल करना है गुड्स सी को, बट फेल कर देते हैं, वो ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो सी कैन स्यू बी, क्योंकि बी एडल्ट है, ए माइनर है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके बिहाफ पे होगी? एडल्ट की। माइनर विल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट्स। ओके, इसके अंदर सारी जो ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करनी है, सारे जो एक्ट्स है, उसके लिए ओनली एंड ओनली एडल्ट विल बी हेल्ड लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स। अब आती है 11th पॉइंट की बारी, श्योरिटी फॉर अ माइनर। मतलब श्योरिटी ऑफ अ माइनर मतलब माइनर के बिहाफ पे कोई भी गारंटर है, जैसे बैंक कह सकते हैं हम। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, तो कौन लाइबल होगा? माइनर तो हो नहीं सकता, तो माइनर के बिहाफ पे लाइबल होगा गारंटर, जिसने गारंटी ली है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एडल्ट स्टैंड्स बिफोर माइनर एंड एडल्ट विल लाइबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम 12th पॉइंट के अंदर डिस्कस करेंगे, माइनर तो हेल्ड लाइबल हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए और नहीं भी हो सकता, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। बट इसके अंदर बात आती है माइनर की पेरेंट्स की। अगर माइनर के पेरेंट्स है, माइनर ने कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेजर पार्टी माइनर के पेरेंट्स के पास पहुंच सकती है या नहीं, उसकी शिकायत कर सकती है, उसके स्यू कर सकती है या नहीं। तो इसके अंदर लॉ ने डिस्क्राइब किया है कि पेरेंट्स आर नॉट हेल्ड लाइबल फॉर एनीथिंग। मतलब पेरेंट्स का कोई भी अधिकार नहीं है, वो किसी भी तरह कसूरवार नहीं ठहराए जा सकते बाय द लॉ और बाय द अदर पार्टी, इवन फॉर द परचेज ऑफ नेसेसिटी। मान लो माइनर ने कोई भी नेसेसरीज को परचेज किया है, तो माइनर के पेरेंट्स को हेड लाइबल नहीं कर सकते हम। बट एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है कि पेरेंट्स को हम लाइबल ठहरा सकते हैं अगर जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो पेरेंट्स के लिए एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेजर के साथ, तो दे विल बी हेल्ड लाइबल। पेरेंट्स कौन होंगे? माइनर के पेरेंट्स हेल्ड लाइबल होंगे फॉर द एक्ट्स ऑफ द माइनर। ठीक है, अब आता है 13th पॉइंट, माइनर शेयर होल्डर। मतलब हमने पढ़ लिया माइनर को पार्टनर रखा जा सकता है, एजेंट। इंसॉल्वेंसी के टाइम क्या होगी माइनर की कंडीशंस, माइनर के पेरेंट्स की क्या कंडीशन होगी। अब हम पढ़ेंगे माइनर शेयर होल्डर रखा जा सकता है कंपनी के अंदर या नहीं। पार्टनरशिप की तरह ही है, एक शेयर होल्डर बनने के लिए वो इनकम्पिटेंट होगा, क्योंकि लॉ हमें कहता है इनकम्पिटेंट है टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। बट इसीलिए कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है माइनर का नेम रजिस्टर करने के लिए फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। मान लो माइनर ने परचेज कर लिए शेयर्स, ठीक है, तो कंपनी रिफ्यूज़ कर सकती है उसका नेम रजिस्टर करने से, अनलेस यू शुड नोट डाउन दिस, शेयर्स आर फुली पेड। अगर शेयर्स फुली पेड है तो उन्हें रजिस्टर करना ही पड़ेगा नेम। अगर फुली पेड नहीं है शेयर्स तो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। और फुली पेड होने के बाद भी कंपनी नेम क्यों रखेगी, किसके द्वारा रखेगी? थ्रू द गार्डन ऑफ द माइनर। माइनर के नेम पे नहीं हो सकता, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर गार्डन के नेम पे हो सकता है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब एक कंपनी के सारे शेयर्स फुली पेड होंगे बाय द माइनर, और वी कैन से बाय द गार्डियन। That's it for today, guys. We will learn the leftover points in the next video, in the next part of the video. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe, and please write down your queries in the comment box also.